हाँ जी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सबका स्वागत करता हूँ मैं एक बार फिर से अपने वन एग्जाम डॉट इन पे। और जो है यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए हम लोग जो है लगातार प्रयासरत है। एक के बाद क्लासेस करते करते हम जो है, जो हमारी यूनिट 3 है, यूनिट 3 जो कि है किसके बारे में? यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर जो है हम काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। और अब जो अगला टॉपिक हमारे सामने आया है वो है मार्केट्स। मार्केट्स जो टॉपिक है, ये बेसिकली अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड है। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो काम आएंगे जो हमने पिछले अध्यायों के अंदर, पिछले चैप्टर्स के अंदर पढ़े हैं। तो इसीलिए एक मैराथन क्लास मैंने, जिसके अंदर कॉस्ट और थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, उन दोनों को क्विकली जो है वो रिवाइज करने का प्रयास किया है। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं गया हूँ, मैं जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट था वो उसके अंदर समराइज करने का प्रयास किया है। तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि एक बार उस क्लास को आप ज़रूर देखें, उसके बाद ये चैप्टर जो है आप देखोगे तो आपको ज़्यादा बेहतरीन ढंग से जो है चीज़ें समझ आएगी। और दूसरी बात, एग्जाम की दृष्टि से मैं इसको पूरे 5 स्टार देता हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। एग्जाम के अंदर जनरली इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के अंदर देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें हैं इसके अंदर। लेकिन मैंने अल्टीमेटली एक चीज़ बताई थी कि सबसे इजी जो है आपकी यूनिट 3 है पूरे आपके यूजीसी नेट के कॉमर्स के सिलेबस के अंदर। बहुत कम चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी होगी, सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग आपकी समझ के ऊपर बेस्ड है। तो मैं उसी बात पे कायम हूँ। बस इस चैप्टर को भी हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना है और समझने का प्रयास करना है। अगर आप सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। अदरवाइज बहुत ज़्यादा आसान रहेगी। यूनिट 3 में आपको दिमाग में सिर्फ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आप एग्जाम के अंदर सारे क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे। कुछ भी रट्टा याद नहीं रखना है, ठीक है। इसके अलावा जब हम जो है इस चैप्टर के, इस पूरे बिजनेस इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, तो उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो यूनिट वाइज करेंगे और टॉपिक वाइज करेंगे, तो उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के दौरान भी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आपको पता चलेगा कि जो हमने पढ़ा है वो मोर देन इनफ है। और एक बार कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेते हो तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है वो आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो पहली चीज़ तो मैं फिर से निवेदन करूंगा कि अगर आपको ये हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो आप वन एग्जाम एनटी नेट जो हमारा नया चैनल है इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और oneexam.in इसी नाम से ऐप है, इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। यहाँ पे आपको बेस्ट जो कंटेंट है, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन हो चाहे दूसरे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उनकी प्रिपरेशन के लिए आपको सारा कंटेंट मिलेगा। यूजीसी नेट के लिए सारे लेक्चर्स, पीपीटीज, पीडीएफ नोट्स, टॉपिक वाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिविजन्स, एवरीथिंग यू विल गेट इट वन प्लेस, दैट इज oneexam.in ऐप। चलिए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन और आते हैं मार्केट्स के ऊपर। ये चैप्टर जो है क्या है, किसके बारे में है, तो मैं एक पहले जैसा हर बार करता हूँ, ब्रीफ आपको ओवरव्यू देता हूँ कि आखिर ये हम क्यों पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स के अंदर इसका क्या महत्व है, ठीक है। सुनिएगा, हम पढ़ रहे हैं क्या? बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हमने कंज्यूमर के बिहेवियर को पढ़ा कि कंज्यूमर किस प्रकार से डिसीजन मेकिंग करता है, क्या फैक्टर्स कंसिडर करता है। डिमांड और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ा, प्रोडक्शन से रिलेटेड पढ़ा, फिर कॉस्ट से रिलेटेड पढ़ा। अब किसी भी बिजनेस यूनिट के लिए, क्योंकि हम बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो बिजनेस यूनिट के लिए हमने एक टॉपिक देखा था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस फर्म। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस फर्म, तो उसमें हमने ये देखा था कि किसी भी बिजनेस फर्म का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है क्या?
प्रॉफिट या आजकल जो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। भाई वो जाहिर सी बात है, प्रॉफिट ही वो पेट्रोल है जिसपे वो गाड़ी चलती है बिजनेस की। प्रॉफिट नहीं तो बिजनेस नहीं। सिंपल सी बात है, कोई भी व्यक्ति अपना बिजनेस सिर्फ संपत्ति या मतलब बड़े एसेट या बड़ी फैक्ट्रियां बनाने के लिए नहीं, जब तक वो प्रॉफिट अर्न नहीं करता, जो सबसे बेसिक की फैक्टर है, तो उसके बिना उस बिजनेस को जो है आप लंबे वक्त तक सरवाइव नहीं करवा पाओगे। ये वो फ्यूल है जो बिजनेस को चलाने के लिए, गोइंग कंसर्न बना रखने के लिए आवश्यक होता है। तो ये प्रॉफिट जो है, कोई भी एंटिटी क्या चाहेगी कि वो जो भी रिसोर्सेज यूज कर रही है, रिसोर्सेज क्या यूज कर रही है, सबसे पहले एक एंटरप्रेन्योर है, कोई बिजनेसमैन है जिसके दिमाग में ये ख्याल आया होगा कि मैं ये कुछ काम करता हूँ। उसने जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमने देखे, लैंड, लेबर, कैपिटल, पूंजी, इन्हें क्या किया बताओ, एक साथ में लेके आया। उसने फैक्ट्री लगाई, लेबर लेके आया, पैसे लगाए, रॉ मटेरियल लेके आया, और क्या किया, कुछ प्रोडक्शन किया। अब हमने प्रोडक्शन से संबंधित देख लिया, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग रन में उसको किस तरीके से प्लान करना है ताकि प्रोडक्शन को क्या करे, वो ज्यादा से ज्यादा फिजिकली ज्यादा से ज्यादा आउटपुट तैयार कर सके। फिर दूसरा चैप्टर हमने देखा कॉस्ट के बारे में, कि आपको कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज करना है, ऑप्टिमम लेवल पे कैसे लेके आना है। तो उसके संबंध में हमने क्या देखा, कॉस्ट के संबंध में हमने ये देखा कि जो कॉस्ट आपकी जो है, अगर हम शॉर्ट रन की बात करें तो शॉर्ट रन के अंदर जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है वो इस तरीके से काम करती है, एक बार को क्या होती है, कम होती है, फिर बढ़ती है। फिर वहीं एवरेज कॉस्ट भी इस तरीके से काम करती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो, और जो टोटल कॉस्ट होती है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, वो धीरे धीरे घटती है, धीरे धीरे बढ़ती है, यू शेप में होती है। फिर लॉन्ग रन हमने देखा, लॉन्ग रन में खूब सारे प्लांट होते हैं, तो आपको हर प्लांट के अंदर एक निश्चित कैपेसिटी तक, एक फिक्स कैपेसिटी तक काम करना होता है, फिर अगले प्लांट पे, ताकि जो आपकी ओवरऑल कॉस्ट है वो इस यू शेप में आए और लोवेस्ट रहे। ठीक है, ओके। अब सुनिएगा, ये तो कॉस्ट की बात हो गई। अल्टीमेटली प्रॉफिट कैसे अर्न करोगे आप, तो प्रॉफिट हम ऐसे अर्न करेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट की ये सेलिंग प्राइस होगी, मान लो 10 रुपए उसकी सेलिंग प्राइस है, लेस करेंगे हम क्या उसमें, उसकी कॉस्ट जो लग रही है, मान लो 7 रुपए, तो हमारा क्या बचा, पीछे बचा प्रॉफिट कितना, 3 रुपए। अब नंबर ऑफ यूनिट कितनी सेल की, मान लो आपने 1 लाख यूनिट सेल की, तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट हुआ मेरा 3 लाख। अब सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। ये जो सेलिंग प्राइस है 10 रुपए, ये 10 रुपए सेलिंग प्राइस क्या है, ये एवरेज सेलिंग प्राइस है। जो 1 लाख यूनिट में बेच रहा हूं, हम ये मान रहे हैं कि ये 1 लाख की एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है, 10 रुपए। ओके, समझ आ रही है बात भाई। अगर मुझे 3 लाख का प्रॉफिट अर्न करना है तो इट मीन्स ऑटोमेटिकली, इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि 10 इंटू 1 लाख, यानी टोटल मेरी सेलिंग प्राइस से कितना पैसा आया होगा, 10 लाख रुपए आया होगा। कॉस्ट 7 रुपए, तो ये 7 रुपए क्या है, मेरी एवरेज कॉस्ट है, ये एवरेज सेलिंग प्राइस है। एक यूनिट की 7 रुपए लग रही है, तो 1 लाख पे कितनी लगी होगी, 7 लाख कॉस्ट लगी होगी। तो मेरा प्रॉफिट जो है वो कितना आया होगा, 3 लाख, जो हमने अदरवाइज यहां से कैलकुलेट किया कि एवरेज 10 रुपए, 7 रुपए कॉस्ट। तो आप समझ रहे हो, ये 7 और 10 रुपए क्या है, मेरी एवरेज सेलिंग प्राइस है, और ये एवरेज कॉस्ट है। अब एवरेज कॉस्ट के अंदर दोनों चीजें होती है, कौन कौन सी, फिक्स कॉस्ट भी होती है और वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, फिक्स कॉस्ट भी होती है और वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। सुनिएगा बात, सुनिएगा बात। अगर अगर मान लो कोई में प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट है, मान लो मेरी पेन है, जो है वो प्रोडक्ट में पेन बना रहा हूं, मैं 10 रुपए में सेल करता हूं, कितने रुपए में, 10 रुपए में सेल करता हूं, ठीक है। और
मेरी इसकी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट आ रही है कितनी, 6 रुपए। कितनी आ रही है मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट, 6 रुपए। फिर जो मैंने कैपिटल लगाई, जो पैसा मैंने बिजनेस में निवेश किया, उस पे नॉशनल इंटरेस्ट मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये पैसा अगर मैं बैंक में भी डालता तो कुछ पैसा मुझे ब्याज के रूप में मिलता। मान लो वो प्रति यूनिट मेरे 2 रुपए का ब्याज का खर्चा आ रहा है। फिर मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर के रूप में काम कर रहा हूं, वहां पे मैं कहीं और काम करता तो मैं भी 2 रुपए कमा लेता प्रति पेन। तो ओवरऑल मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी हो गई, 10 रुपए। बेचा कितने में मैंने, सेलिंग प्राइस क्या है मेरी, 10 रुपए। बताओ प्रॉफिट कितना हुआ, 0। 10 रुपए मेरी सेलिंग प्राइस और 10 रुपए मेरी क्या लग रही है, कॉस्ट लग रही है। प्रॉफिट यूं तो कितना है, 0। कितना है, 0। लेकिन आप सोचिए, क्या ये वाकई में 0 प्रॉफिट है, नहीं। इस प्रॉफिट को हम क्या बोलेंगे, हम इसको इकोनॉमिक्स में बोलते हैं, मैं अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, अकाउंटिंग दिमाग में से हटा दीजिएगा। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। कि आपने बिजनेस किया, आपने नॉर्मल प्रॉफिट कमाया, मतलब ये पैसा आप कहीं पूंजी जो निवेश करते तो भी 2 रुपए कमाते, यहां भी 2 रुपए कमा रहे हो। आप खुद कहीं और काम करते तो 2 रुपए कमाते हैं, तो यहां भी 2 रुपए कमा रहे हो। मतलब ये बिजनेस करके भी आप 4 रुपए ही कमा रहे हो। तो 0 प्रॉफिट होने का मतलब आप घाटे में नहीं हो, आप 4 रुपए तो कमा रहे हो जो कहीं और आप कमा सकते थे। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। अब अगर इसी प्रोडक्ट को मैं 12 रुपए में बेचूं और ये कॉस्ट मेरी कितनी है, 10, तो मैं क्या कमा रहा हूं, 2 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा हूं। इसको बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। कि भाई ये बिजनेस करने की वजह से मैं ये 4 रुपए तो रिकवर कर रहा हूं, प्लस 2 रुपए मैं एक्स्ट्रा और कमा रहा हूं इस बिजनेस की वजह से। और अगर मैं 0 की बजाय, मान लो ये प्रोडक्ट मुझे 8 रुपए में बेचना पड़ रहा है, इधर मेरी लागत ही कितनी है, 10, तो मैं -2 में, तो मैं क्या कहूंगा, मैं लॉस में हूं, मैं घाटे के अंदर। क्लियर। तो इकोनॉमिक्स के अंदर 3 लेवल माने जाते हैं। एक होता है लॉस। लॉस किसे बोलते हैं बताओ, when you are not able to recover fixed cost, वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अगर इन तीनों को आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप लॉस में, मतलब वो 10 रुपए, 6 रुपए मान लो फिक्स कॉस्ट 2 रुपए की है, 4 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है और 4 रुपए मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर मैं 10 रुपए भी नहीं कमा पा रहा हूं एक प्रोडक्ट पे, इट मीन्स मैं क्या हूं, लॉस में हूं। दूसरा होता है कौन सा, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब when you are able to recover only opportunity cost। जितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिला के, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर इस स्थिति में हो तो आप इसको क्या बोलोगे कि आप नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। और तीसरी स्थिति क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इसका मतलब आप जो फिक्स कॉस्ट है, जो वेरिएबल कॉस्ट है, प्लस जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इनसे भी ज़्यादा जो है आपकी सेलिंग प्राइस है, इससे ज़्यादा मैं बेच पा रहे हो, इट मीन्स आप क्या कमा रहे हो, ओवर एंड अबव एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हो। बहुत मैंने बेसिक से तसल्ली से बातें बताई है ताकि आगे पूरे चैप्टर में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब एक दो और बातें बता देता हूं मैं आपको, सुनिएगा। हमने, अच्छा, मैंने जो रिवीजन की क्लास की थी उसमें आइसो क्वांट आइसो कॉस्ट के बारे में नहीं बताया था, तो वो आप जरूर याद रखिएगा। एक वर्ड आता है क्या, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, तो इससे मुझे जस्ट याद आया यूं ही, मैंने शायद सुबह रिवीजन की क्लास के अंदर मैं भूल गया था,
तो आप इसे जरूर ध्यान में रखें। अब सुनिएगा, हम क्या पढ़ रहे हैं कि भाई सबसे पहले तो हम किसके बारे में जानेंगे, मार्केट्स के बारे में, कि अलग अलग तरह के मार्केट्स क्या होते हैं, कैसे काम करता है। दूसरी चीज हम देखने वाले हैं, हाउ फर्म्स कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स। फर्म जो है कैसे अपने प्रॉफिट्स को क्या कर सकती है, मैक्सिमाइज कर सकती है। जो भी वो प्रोडक्शन कर रही है, जो भी काम कर रही है, कैसे वो अपने मुनाफे को, प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकती है। हमारा पूरा फोकस इसी चीज के ऊपर रहेगा। क्यों, ये मैं बता चुका हूं। प्रॉफिट जो है वो बिजनेस के लिए क्या है, बेसिकली की है, फ्यूल है, इसके बिना बिजनेस नहीं चल सकता। तो आइए शुरू करते हैं डिस्कशन। कुछ पहले बेसिक्स मार्केट के बारे में पढ़ते हैं, फिर जो है मुद्दे की बात पे आते हैं कि अभी तक जो भी हमने ज्ञान अर्जित किया प्रोडक्शन में, कॉस्ट में, अब किस तरीके से काम करेगा। उससे पहले कुछ हम बेसिक फिर से टर्म्स देखेंगे। सबसे पहले मार्केट क्या होता है बताओ। बहुत बेसिक सी चीज है। मार्केट के कुछ ये एलिमेंट्स है। पहली बात क्या होते हैं, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स आपस में मिलते हैं। ओके, किसके लिए, किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस के लिए, कोई वस्तु या कोई सेवा के लिए। यहाँ क्या होती है, बार्गेनिंग होती है प्राइजेस के लिए, नेगोशिएशन होता है। बायर चाहता है मैं सस्ते में खरीदूं, सेलर चाहता है मैं महंगे में बेचूं। फिर ये माना जाता है कि मार्केट की कंडीशंस का ज्ञान है बायर को भी और सेलर को भी। मान लो मैं अगर दुकान पे कोई मोबाइल परचेज करने जा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि जनरली इस फीचर्स के फोन कितनों में आते हैं और कौन कौन से ब्रांड है, मार्केट की क्या कंडीशंस है, मुझे नॉर्मली नॉलेज में होती है। ठीक है, अगर जहां मार्केट है वहां ये चीज होगी ही होगी। कंज्यूमर्स को भी ज्ञान होगा, सेलर्स को भी पता होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वन प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट एट ए गिवन टाइम। एक गिवन टाइम के अंदर एक प्रोडक्ट की एक कीमत होगी, एक फिक्स प्राइस होगी। ठीक है, अभी आप लेने गए तो जो कीमत है वहां पे आप खरीद रहे हो। ठीक है, एक गिवन प्राइस होगी एक टाइम में। अब वो टाइम कई बार शॉर्ट ड्यूरेशन भी होता है। जैसे आप मिल्क परचेज कर रहे हो तो 1 घंटे में रेट चेंज हो गई हो सकता है, और आप मोबाइल फोन परचेज कर रहे हो तो एक एक महीने जो है कीमतें फिक्स रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर, बट वो एक गिवन प्राइस टाइम के अंदर प्राइस जो है वो क्या रहती है, फिक्स रहती है। मार्केट जो है वो क्या कोई फिजिकल टेरिटरी है कि भाई ये एरिया जो है इसको मार्केट बोलेंगे, नहीं। मार्केट जो है वो कोई फिजिकल एरिया में आप डिफाइन नहीं कर सकते। जो भी प्लेस जहाँ पे बायर सेलर्स मीट करते हैं किसी प्रोडक्ट सर्विस के लिए, तो वो क्या है, मार्केट कहलाता है। ये अलग अलग टाइप के होते हैं। लोकल मार्केट जैसे सब्जी हो गई, मंडी हो गई, सब्जी मंडी और ये सब। फिर नेशनल मार्केट कि ये अपने इंडिया के अंदर अंदर। फिर इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है, अमेजन वगैरह ये हो गए, एप्पल के प्रोडक्ट हो गए। तो अलग अलग तरह के होते हैं। फिर ड्यूरेशन के आधार पे भी होते हैं। कई शॉर्ट ड्यूरेशन मार्केट होते हैं कि जो कम समय चलते हैं, कई लॉन्ग ड्यूरेशन होते हैं। ओके, तो ये मार्केट के खूब सारे टाइप्स हो सकते हैं। अब आगे आइए, और नेक्स्ट चीज जो हम जानते हैं, रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब जब हम प्रॉफिट की बात करेंगे आगे, मैंने बताया 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे, एक तो मार्केट के बारे में और दूसरा कैसे फर्म्स अपना प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज कर सकती है। तो प्रॉफिट के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा कि रेवेन्यू क्या होता है, क्योंकि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ही क्या बनेगा, हमारा प्रॉफिट बनेगा। क्लियर है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट क्या बनेगा, प्रॉफिट बनेगा। तो रेवेन्यू क्या होता है, कॉस्ट हम जानते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, ये सब हम जानते हैं। सबसे पहले टोटल रेवेन्यू बताओ। टोटल रेवेन्यू मतलब कुल कितना पैसा आ रहा है, वो टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू क्या होती है बेसिकली बताओ, प्राइस कितनी है इनटू क्वांटिटी कितनी है। मान लो 10 रुपए में 1 यूनिट बेच रहा हूँ, एवरेज 1 लाख यूनिट बेच रहा हूँ, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, 10 लाख। ओके, तो प्राइस इनटू क्वांटिटी, सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू की। मुझे टोटल पैसा कितना मिल रहा है, कितने रुपए में बेची, कितनी यूनिट बेची, दोनों को गुणा कर दीजिए, सिंपल। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है बताओ, एवरेज निकालना है तो
कि भाई एवरेज निकालना है, तो मैं देखूंगा कि टोटल मुझे पैसा कितना मिला, टोटल रेवेन्यू कितना मिला, डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी कितनी सेल की मैंने, क्वांटिटी सोल्ड, कि भाई टोटल मुझे 10 लाख मिले, टोटल मैंने बेचा कितना, 1 लाख यूनिट बेची, तो मेरी एवरेज रेवेन्यू मतलब एवरेज रेवेन्यू मुझे कितनी मिल रही है, प्रति यूनिट 10 रुपये मिल रही है। ठीक है, टोटल कितना मिला डिवाइडेड, बेसिक है, इसमें कुछ भी याद नहीं रखना, एवरेज आपको पता है, आप निकालते हो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हो। मार्जिनल का मतलब मैं बता चुका हूं, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या है बताओ, चेंज इन टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी, एक यूनिट एक्स्ट्रा बेचने की वजह से किसमें चेंज कितना हो रहा है, रेवेन्यू में चेंज कितना हो रहा है। मान लो 1 यूनिट बेची, मेरा टोटल रेवेन्यू था 10, 2 यूनिट बेची, मेरा टोटल रेवेन्यू हुआ 18, 3 यूनिट पे मेरा टोटल रेवेन्यू हुआ 25। बताओ मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल का मतलब हर एक यूनिट पे, ध्यान रखिएगा मार्जिनल हमेशा एक के संदर्भ में होता है। तो एडिशनल कितना मिला 10, एक्स्ट्रा कितना मिला एडिशनल 8, 7, तो ये मार्जिनल रेवेन्यू। अब मैं सीधा यहाँ पे लिख दूं 5 और यहाँ लिख दूं 35, बताओ मार्जिनल। तो आप मार्जिनल का मतलब होता है ये दो में चेंज आ रहा है ना, एक का चेंज जो होता है वो होता है। तो ऐसे में आप एवरेज निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे एवरेज बताओ, कि भाई चेंज इन रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू कितने से चेंज हुआ 10 रुपए से, यूनिट कितने से चेंज हुई 2 से, तो मार्जिनल कितना है 5 रुपए एवरेज। ओके ठीक है, तो ये रेवेन्यू का बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया एक बार। ये देखिए जो यही फॉर्मूला यहाँ नीचे दे रखा है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। आपको कह दिया जाए कि भाई 10 यूनिट बेचने पे 100 रुपये मिल रहे हैं और 15 यूनिट बेचने पे 200 रुपये मिल रहे हैं, बताओ मार्जिनल रेवेन्यू कितना है। तो भाई रेवेन्यू में चेंज कितना आया, देखो 100 रुपये का चेंज आया, क्वांटिटी में चेंज कितने का आया 5 का, तो प्रति यूनिट कितने 20 रुपये। ये क्या है मेरी मार्जिनल, मतलब हर एक यूनिट पे एक्स्ट्रा मुझे कितना मिला होगा 20 रुपये मिला होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज है, रेवेन्यू किस तरीके से फर्म को मिलता है उसके ऊपर एक नजर दौड़ाते हैं, आइए जरा देखते हैं। यहां मैंने क्या लिखी है, यूनिट सोल्ड बताई है, यहां टोटल रेवेन्यू, यहां एवरेज रेवेन्यू, यहां मार्जिनल रेवेन्यू, तीनों की डेफिनेशन बता चुका हूं। टोटल मतलब कुल कितना मिला पैसा, एवरेज आप जानते हो टोटल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, मार्जिनल मतलब टोटल में कितना चेंज आया, चेंज इन टोटल रेवेन्यू क्या कहलाता है मार्जिनल रेवेन्यू। ओके क्लियर है ना, डेफिनेशन तो ऊपर जो पड़ी, टोटल जानते हो, एवरेज जानते हो, मार्जिनल जानते हो। अब देखिए पहली यूनिट मैंने बेची, या यूं इसको समझिए कि मुझे अगर मैं कीमत कितनी रखूं 10 रुपए रखूंगा, तो 1 यूनिट बेची 10 रुपए में कितनी बिकी 1 यूनिट, टोटल रेवेन्यू कितना हुआ 10, एवरेज भी कितना 10, मार्जिनल भी कितना 10। 2 यूनिट टोटल पैसा कितना मिला 18, एवरेज कितना हो गया 18 डिवाइडेड बाय 2 9, मार्जिनल कितना हो गया 10 से 18 8 रुपए, तो 8 रुपए। 3 बेची 24 रुपए, एवरेज कितना आया 24 डिवाइडेड बाय 3 कितना 8, मार्जिनल कितना आया बताओ 18 और 24 का डिफरेंस, 24 माइनस 18 6। ओके 4 बेची, टोटल रेवेन्यू कितना आया 28, एवरेज कितना हुआ बताओ 28 डिवाइडेड बाय 4 7, मार्जिनल कितना है तो 28 में से 24 घटा दो कितना आया 4। 5 बेची 30 रुपए, एवरेज कितना 6, मार्जिनल कितना 2, 6 बेची 30, एवरेज कितना 5, मार्जिनल कितना 0, मतलब इस 6 यूनिट के एक्स्ट्रा बेचने से मेरा जो कुल रेवेन्यू है वो 30 का 30 ही रहा, जो टोटल पैसे मुझे मिल रहे थे उसमें मुझे कोई फायदा इजाफा नहीं हुआ। तो इससे तो बढ़िया मैं 5 बेचता, एक बनाऊंगा एक्स्ट्रा बना के बेचूंगा तो उल्टा उसकी कॉस्ट लग रही है, लेकिन टोटल रेवेन्यू में तो कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, मतलब 0। फिर 7वां बेचूंगा, टोटल रेवेन्यू मेरा कितना हो गया 28,
ठीक है। एवरेज रेवेन्यू कितना हो गया प्रति यूनिट? 4। टोटल रेवेन्यू 2 से कम हुआ है, मतलब मार्जिनल माइनस में है। अब ये बात आप मुझे समझाओ या सोचो खुद कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि इसकी जगह होना चाहिए क्या? होना ये चाहिए, इधर लिखूं मैं अगर यूनिट्स, इधर लिखूं मैं टोटल रेवेन्यू, इधर लिखूं मैं एवरेज रेवेन्यू, इधर लिखूं मैं मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल क्या होता है? चेंज इन टोटल रेवेन्यू। एवरेज क्या होता है? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल क्या होता है? क्वांटिटी इंटू प्राइस। ओके, अब देखिए, दो मिनट है ना, थोड़ा सा ये मैं टेबल बना रहा हूं ताकि चीजें जो है एकदम क्लियर हो, आपके कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। देखो हाथ कैसे चल रहा है, एकदम स्ट्रेट, इसे बोलते हैं कलाकारी। आप देखो, अब 1 यूनिट बेची मैंने 10 रुपए की, टोटल रेवेन्यू 10, एवरेज 10, मार्जिनल 10। 2 बेची 20, एवरेज कितना? 10, मार्जिनल कितना? मार्जिनल का मतलब एक्स्ट्रा कितना? 10। 3 बेची 30, एवरेज कितना? 30 डिवाइडेड बाय 3 10, मार्जिनल कितना? 10। 4 40, 10 10, 5 50, 10 10, 6 60, एवरेज भी 10, मार्जिनल भी 10, 7 70 रुपए, एवरेज फिर से 10, मार्जिनल फिर से 10। चाहे मैं कितनी ही बेचता जाऊं, एवरेज रेवेन्यू 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 20 डिवाइडेड बाय 2 10, 30 डिवाइडेड बाय 3 10, सेम ही रहेगी, क्योंकि मैं हर यूनिट कितने में बेच रहा हूं? 10 रुपए में बेच रहा हूं। एक चाहे एक बिकेगी चाहे 2 बिकेगी, एवरेज जो है वो, यानी जो प्राइस है वही क्या बन रही है मेरी, जो मेरी प्राइस है वही क्या बन रही है? एवरेज रेवेन्यू बन रही है। ओके, मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या बन रही है? सेम ही 10 रुपए। तो जो प्राइस है वही एवरेज रेवेन्यू, वही क्या है? मेरी मार्जिनल रेवेन्यू है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, जबकि हम तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि एवरेज रेवेन्यू लगातार गिरता जा रहा है, मार्जिनल लगातार गिरता जा रहा है, एक लेवल पे 0 आ रहा है, जहां टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम हो रहा है, उसके बाद टोटल रेवेन्यू उल्टा घट रहा है, कम हो रहा है, नेगेटिव में जा रहा है। मतलब ये यूनिट बेचने से उल्टा नुकसान हो रहा है हमें। अब ऐसा क्यों है, ये क्यों नहीं है? वाई दिस कोलावेरी डी? बताओ, सोच लीजिए, 1 मिनट का समय देता हूं मैं आपको कि भाई ये स्थिति क्यों नहीं है और ऐसा क्यों है। ये जो ऊपर देख रहे हैं, या दोनों में से कौन सा सही है? क्या जो फर्स्ट टेबल देखी वो सही है, या सेकंड टेबल देखी वो सही है, या दोनों सही है? कि साहब कुछ भी हो सकता है दोनों में से, या पहला ही हो सकता है, दूसरा संभव नहीं है कि 10-10 रुपए में आप चाहे जितनी बेचो। अगर आपको ज्यादा बेचनी है तो कीमतें कम करनी पड़ेगी, जैसा हम पहले वाले एग्जाम्पल में कर रहे हैं। मैं लिटरली चाहता हूं आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालें। चलिए, नहीं डाल पा रहे, रोक के डाल दीजिए, मैं आता हूं सीधा मुद्दे के ऊपर। सुनिएगा, मार्केट्स के कई सारे टाइप्स होते हैं, अलग अलग तरह के मार्केट होते हैं। मार्केट जो है वो कई तरह के होते हैं, सुनिएगा। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, एक होता है मोनोपोली मार्केट, एक होता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट, एक होता है ओलिगोपोली। सुना होगा आपने। 4 तरह के मार्केट के टाइप होते हैं, मार्केट के नेचर के हिसाब से। सुनिएगा, वैसे तो डिटेल में हम इन्हें आगे डिस्कस करेंगे, फिर भी मैं आपको बताता हूं। परफेक्ट कंपटीशन किसे बोलते हैं? ये कौन सा मार्केट है? ऐसा बाजार जहां क्या हो,
अनलिमिटेड बायर्स एंड सेलर्स, मतलब खूब सारे बायर्स, खूब सारे सेलर्स। फिक्स्ड प्राइस, पूरे मार्केट में एक ही कीमत चल रही है, पूरे मार्केट में एक ही कीमत चल रही है। इस मार्केट में फ्री एंट्री है एंड फ्री एग्जिट है, मतलब कोई भी चाहे तो इस बिजनेस में आ सकता है और जब चाहे बंद करके जा सकता है। और होमोजेनियस प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स है, जो वस्तु जो बेच रहे हैं सब लोग, वो बिल्कुल डिट्टो सबकी सेम है। नाम से ही पता चल रहा है परफेक्ट कंपटीशन, बिल्कुल मतलब सब लड़ झगड़ के गला काट प्रतिस्पर्धा जो है वो चल रही है। अगर ये सारे फीचर्स है तो इसे हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल, आप किराने की दुकान देखते हो, किराने की दुकान के ऊपर मान लो गेहूं मिल रहा है या कोई भी अनाज मिल रहा है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इसमें आप देखोगे कि गेहूं जो यहां मिल रहा है, पास वाली गली की किराने दुकान पे वही मिल रहा है, 3 गली छोड़ के भी वही मिल रहा है, 10 किलोमीटर छोड़ के दुकान है वहां भी वही रेट मिल रही है। सबका गेहूं एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा, सेम कलर, भूरे रंग का, वही साइज, वही दाना, तो एकदम होमोजीनियस प्रोडक्ट। ठीक है, खूब सारे बायर, खूब सारे सेलर, हर गली में किराने की दुकान पे सेलर मिल जाएगा और हर व्यक्ति इसको कंज्यूम करता है। फिर फिक्स प्राइस 10 रुपए किलो मिल रहे हैं तो सब जगह 10 रुपए में ही मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक जगह 20 में चल रहा है, एक जगह 10 में। जो मार्केट में रेट है वो प्रिवेलिंग है, सबको पता है। फिर कोई भी इस बिजनेस के अंदर आ सकता है, कोई भी जब चाहे जा सकता है, बिल्कुल ओके। ये कौन सा मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जहां खूब सारे बायर्स है, खूब सारे सेलर्स है। तो ऐसे मार्केट के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऐसे मार्केट के अंदर कोई भी जो इंडिविजुअल सेलर होता है, इंडिविजुअल सेलर मतलब मान लो मैंने दुकान खोल के वहां बैठा, तो जो मैं जो प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो क्या होता हूं, मैं प्राइस टेकर होता हूं, मतलब मैं प्राइस लेने वाला होता हूं। जबकि ये प्राइस डिसाइड कौन करता है, मार्केट करता है। मार्केट क्या करता है, प्राइस डिसाइड करता है कि भाई गेहूं मान लो मार्केट में कितने में बिक रहा है, 10 रुपए प्रति किलो, तो मुझे भी कितने में बेचना है, 10 रुपए प्रति किलो में। क्यों, क्योंकि इससे सस्ते में कहीं मिलेगा ही नहीं, पूरे मार्केट में यही है। मैं 8 या 9 रुपए में लाऊंगा, 1 रुपया मार्जिन जोड़ के, तो मैं खुद प्राइस अपनी डिसाइड नहीं कर सकता। जो मार्केट में प्राइस चल रही है, मार्केट में जो भी प्राइस चल रही है, मुझे तो वही प्राइस क्या करनी है, अडॉप्ट करनी है और उसके ऊपर बेचना है। तो इंडिविजुअल सेलर जो है वो प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता, वो प्राइस टेकर होता है। टेकर का मतलब जो भी मार्केट में चल रही है आप वो कीमत ले लीजिए और उस पर चाहे जितना बेचिए। ओके, वहीं एक दूसरा एग्जांपल लीजिए, मान लो कोई कार निर्माता है, कोई कार बेचने वाला है, तो क्या वो मार्केट में देख के कार तय करता है या अपने फीचर्स के हिसाब से, अपने ब्रांड के हिसाब से अपनी तय करता है? या एप्पल फोन है, क्या वो मार्केट में देख के कीमत तय करता है? नहीं, उसकी अपनी विशेषता है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट क्या है, यूनिक है। यहां प्रोडक्ट क्या है, सारे होमोजीनियस है। ओके, सबसे बेस्ट एग्जांपल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो भी है ये इसके अंदर आ सकते हैं। क्लियर, ये कौन सा कहलाता है, परफेक्ट कंपटीशन। अब सुनिएगा, मैंने जो आपको ये वाला एग्जांपल बताया, सेकंड वाला, ये कब पॉसिबल है बताओ, जब आप कौन से मार्केट में काम कर रहे हो, परफेक्ट कंपटीशन में, परफेक्ट कंपटीशन में। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस है वो किसने तय की है, 10 रुपए मान लो मार्केट ने तय की है। अब इस 10 रुपए पे आप जितनी चाहे यूनिट बेच सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको मान लो एडवर्टीजमेंट करना है बहुत ज्यादा, वही गेहूं तो गेहूं रहेगा, आप कितना भी एडवर्टीजमेंट करोगे 10 से कम में आप बेच नहीं सकते, घाटे में। 10 में आप चाहे जितनी यूनिट बेच सकते हो, जितने ग्राहक आ जाए बढ़िया आपके पास, मार्जिन आपका बहुत कम होता है, तो आपकी एवरेज रेवेन्यू प्रति यूनिट 10 ही रहेगी, मार्जिनल भी 10 ही रहेगी। यानी जो प्राइस है आपकी, जो हमने ऊपर देखा
जो प्राइस है वही क्या है आपकी एवरेज रेवेन्यू, वही आपकी क्या है मार्जिनल रेवेन्यू। ऐसा कब होता है बताओ, जब आप क्या हो कोई परफेक्ट कंपटीशन बिजनेस के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है। तब क्या होगा कि आप एक कांस्टेंट रेट के ऊपर चाहे जितने यूनिट्स बेच सकते हो, ठीक है। लेकिन 3 और प्रकार होते हैं इसके। सेकंड टाइप देखिए, मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब एकाधिकार, सीधा सा, कि ओनली वन सेलर, आप अकेले ही विक्रेता हो, आपके अलावा कोई नहीं, सर्वशक्तिमान, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन रेलवे, फिर जो पावर कंपनीज होती है आपके यहाँ पे जो बिजली सप्लाई कर रही है, तो क्या आप ऐसा है क्या पड़ोस की किराने की दुकान से करंट लेके आ जाओगे 10 यूनिट उधार देना या सस्ते में मिल रही है खरीद लूं? नहीं, आपको उसी कंपनी से खरीदनी, उनके पास मोनोपोली है। अब ये मोनोपोली कैसे आती है कैसे नहीं आती ये आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये होता है मोनोपोली मार्केट। दूसरा होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जहां अनलिमिटेड तो नहीं, काफी सारे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, मतलब ठीक ठाक 10, 50, 100, ठीक है। सबके प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेम होते हैं बट एग्जैक्टली सेम नहीं होते, सिमिलर होते हैं, ठीक है। यहाँ ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल आप साबुन की बात करें, साबुन बनाने वाली कोई 20-30 कंपनियां होगी, सबके साबुन का बेसिक फीचर एक ही है, सुबह रगड़ना, स्नान करना। अब कोई जो है वो त्वचा को गोरा रख रहा है, कोई कीटाणु भगा रहा है, कोई कुछ, सबने अपना अपना एक एक तकिया कलाम पकड़ा हुआ है और उसके नाम पे वो क्या करते हैं, अपने ब्रांड को अवेयर करते हैं, लोगों के प्रति, लोगों को अपने ब्रांड के प्रति जागरूक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी बहुत प्राइसिंग अलग अलग होती है। फिर होता है ओलिगोपोली, जहाँ क्या होते हैं फ्यू सेलर्स होते हैं, गिनती के कुछ एक सेलर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार मैन्युफैक्चरर कंपनी भारत में 4 या 5, 6 है या 10 होगी, तो सबका अपना प्रोडक्ट जो है वो यूनिक होता है, अलग होता है, भाई एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता डिजाइन। लोग मोबाइल फोन वाली देख लीजिए आप, सबके अपने अपने अलग है, ठीक है। इसको बोलते हैं ओलिगोपोली, ओके। तो ये 4 तरह के मार्केट होते हैं। अब इस फर्स्ट वाले मार्केट के रेवेन्यूज किस तरीके से होंगे वो मैंने उस टेबल में बता दिए, लेकिन जो बाकी तीनों मार्केट है, उन तीनों मार्केट के अंदर जो रेवेन्यू है ऑफ ऑल फर्म्स एक्सेप्ट परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन के अलावा बाकी जो तीनों है, परफेक्ट कंपटीशन में तो आपको 10 में ही बेचना है, बाकी तीनों के अंदर अगर आपको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को ज्यादा बेचना है, यूनिट्स ज्यादा बेचनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट की कीमत को कम करना पड़ेगा। कि भाई आपको 10 रुपए में 10 यूनिट बेचनी है तो आपको 1 रुपए में बेचना पड़ेगा। वहीं आप 10 रुपए में बेचोगे तो 1 यूनिट सेल होगी। जितना आप कम सस्ते करते जाओगे कीमत को, आपके प्रोडक्ट की डिमांड उतनी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल रेलवे की मोनोपोली है, रेलवे अपना बिजनेस क्लास, एसी, थर्ड क्लास सस्ता करेगा तो लोग ज्यादा उसमें ट्रेवल करेंगे, बहुत ज्यादा महंगा करेगा तो लोग फिर प्राइवेट कारें लेके जाना शुरू कर देंगे, बाइक पे जाएंगे, हवाई जहाज में जाना शुरू कर देंगे। सिमिलरली डिस्कॉम बिजली घर प्रति यूनिट रेट अगर सस्ती करेगा तो लोग यूनिट ज्यादा कंज्यूम करेंगे, नहीं तो बिजली बचाएंगे, कोई सोलर लगाएंगे, कुछ न कुछ अल्टरनेटिव करेंगे। तो जाहिर सी बात है जो परफेक्ट कंपटीशन है वहां जो है आपको कीमत कम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबका प्रोडक्ट एक जैसा है और गला काट प्रतिस्पर्धा, इतने सारे सेलर है, स्कोप ही नहीं है कि आप प्रोडक्ट सस्ते में बेच ही नहीं सकते, क्योंकि वो मार्केट तय करता है कीमत को। अब बाकी जो परफेक्ट कंपटीशन के अलावा जो है उनको अगर ज्यादा प्रोडक्ट बेचना है, अपनी डिमांड बढ़ानी है, तो अपनी जो प्राइस है वो क्या करनी पड़ेगी, कम। तो वहां पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि 1 यूनिट बेच रहे हो, टोटल रेवेन्यू 10, मतलब एवरेज 10, एवरेज रेवेन्यू को आप प्राइस बोल सकते हो, है ना, कि आप 10 रुपए में बेच रहे हो, ओके। 9 में बेचोगे तो 2 बिक जाएगी 18 रुपए, 8 में बेचोगे 3 बिक जाएगी, 7 में बेचोगे 4, 6 में बेचोगे 5 बिक जाएगी, फिर 5 में बेचोगे 6 बिक जाएगी, लेकिन टोटल रेवेन्यू 30 ही रहेगा। तो ये इस तरह का कर्व आपको मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली में देखने को मिलेगा। तो ये 4 तरह के मार्केट हमने एक बेसिक ओवरव्यू मैंने आपको इन चारों के बारे में बताया है कि क्या होती है मोनोपोली,
और उनके रेवेन्यू किस किस प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद में जो डिटेल डिस्कशन है इस चैप्टर का वो हम जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया कि मैं बेसिक चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको डिस्कस करूं, अदरवाइज मैं सीधा चाहता तो मोनोपोली फर्म कैसे रेवेन्यू प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती है, ये कर्व यहाँ से कट करेगा यहाँ जाएगा तो हो जाएगा, 2 कंडीशन है याद रख लेना, ये होगा ये होगा। तो वो याद रखने के लिए तो आप सीधा पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपने ये समझ लिया कि इनका रेवेन्यू कर्व ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये खुद प्राइस डिसाइड करने वाले होते हैं, तो प्राइस जितनी कम डिसाइड करेंगे डिमांड उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, ओके। तो इसलिए इनका कर्व इस तरीके से बन रहा है। अब कर्व के ऊपर मैं कल आऊंगा, कल बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार सहयोग बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टीम सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नाम से हमारा जो मेन चैनल है, जहाँ सारे तरह के कॉमर्स के एग्जाम, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के 1000+ लेक्चर्स, वीडियोस, कंप्लीट लेक्चर्स अवेलेबल है। उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।